हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का स्क्वाड कास्ट के एक फ्रेश एपिसोड में। और आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं हाईली एक्सपीरियंस सोल्जर, मोटिवेशनल स्पीकर और नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट मेजर जनरल हर्षा कक्कड़ सर, जो 1979 में इंडियन आर्मी की रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में कमीशन हुए थे। वे जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट जैसे देश के अलग अलग इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में एक महत्वपूर्ण सर्विस दे चुके हैं। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि वे भारत के फर्स्ट ऑफिसर हैं जो टोरंटो में स्थित कैनेडियन फोर्सेस कॉलेज में नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ के कोर्स को जिन्होंने अटेंड किया है। हेलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और सबसे पहले हम आपको थैंक यू कहना चाहेंगे कि आपने इस शो के लिए हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। थैंक यू। सर, सबसे पहले हम आपके इंडियन आर्मी की अर्ली लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि किस चीज़ ने आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया है। बेसिकली मेरे फादर आर्मी में थे। उन्होंने 62 और 65 के वॉर्स में हिस्सा लिया था। और जब भी फैमिली के अंदर कोई दिक्कत थी, जैसे मदर को जब कैंसर हुआ था और हमें अकेला रहना था, आर्मी ने हमारा साथ दिया, उनके कोलीग्स ने हमारा साथ दिया। जब मेरे फादर 62 वॉर के लिए जाने वाले थे, उस समय जैसे आजकल इंश्योरेंस स्कीम है, कुछ नहीं था। तो नेबर्स ने कंट्रीब्यूट करके फादर के इंश्योरेंस के लिए पैसा दिया था। तो हर कदम के ऊपर जहां पर भी कोई दिक्कत थी, आर्मी के ऑफिसर्स जो उनके साथ उनके कोलीग्स थे, काफी, जिनको हम अच्छी तरह जानते भी नहीं थे, उन्होंने मिलकर सपोर्ट किया। तो ये जो फीलिंग थी फैमिली की, ये जो अफेक्शन आया था फौजी ब्रदर सिस्टर से, जिनको आप चाहे जानते हो या ना जानते हो, पर इतना ही सिमिलैरिटी था कि सब यूनिफॉर्म में थे और एक साथ थे। वहां से ये मोटिवेशन आया कि अगर कोई करियर चुनना है जिसके अंदर एक बड़ा परिवार हो, जहां पर लोग आपके साथ हो और लोगों के साथ आप हो, तो सिर्फ आर्मी ही ये परिवार है। तो ये जो मोटिवेशन रहा बचपन से, इसी को पूरा करने के लिए मैंने आर्मी में ज्वाइन। सर, इंडियन आर्मी में कमीशन होने से पहले जो आपके ट्रेनिंग डेज थे, फिर चाहे वो एनडीए के हों, आईएमए के हों, उनके कुछ ऐसी बेस्ट मेमोरीज, कुछ ऐसे बेस्ट एक्सपीरियंसेस हम जानना चाहेंगे जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें। एनडीए में मैंने जब ज्वाइन किया, मेरा वीकनेस था फिजिक्स, और पहले टर्म में मैं फिजिक्स क्लियर नहीं कर पाया। 6 महीने मुझे गंवाने पड़े। तो ये जो रेलीगेशन हुआ 6 महीने का, ये एक ऐसा लेसन था कि अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हो तो वो मेहनत से ही, कोशिश करके ही पार होगा। ये नहीं हो सकता कि आप आराम से बैठो और सोचो कि मैंने करियर ज्वाइन कर लिया तो सब ठीक होगा। ये जो लेसन मेरे को एनडीए ने सिखाया शुरू में, ये लेसन आज तक मेरे साथ चल रहा है। और कभी भी जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है या कोई प्रॉब्लम खड़ा होता है, उसका हल निकालना, मेहनत के साथ कोशिश करना कि मैं पीछे ना रहूं और पूरा और उसको पार कर सकूं, ये जो लेसन मैंने एनडीए से शुरुआत में सीखा था, वो लेसन रहा है। दूसरा जो एनडीए ने सिखाया मेरे को, कि लाइफ डिसिप्लिन रहनी चाहिए, हर चीज का शेड्यूल होना चाहिए, हर हर जिंदगी के या दिन के हर पल को आप इस्तेमाल कीजिए करेक्ट प्रोसीजर से। वो आज तक है। जो टाइमिंग्स फॉलो करता हूँ अपने लिए इस उम्र में, जो रूटीन अपना सेट किया है, जिससे कि पढ़ने के लिए समय, लिखने के लिए समय, बाहर एक्सरसाइज या खेलने के लिए समय, परिवार के साथ समय, ये सब रूटीन जो सेट किया है, जो डिसिप्लिन लाइफ जो मेरे अंदर है आज भी, ये उसी के कारण है जो मुझे एनडीए और आईएमए में सिखाया गया। और ये अगर हम लोग अपने लिए इम्बाइब करें तो बहुत फर्क पड़ेगा अपने हर एक की अपनी जिंदगी। बेसिकली हम कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी हमको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से सिखाती है। टाइम मतलब मैनेजमेंट से टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा आपको ये सिखाती है कि आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। राइट और ये सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करोगे, आप अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन नहीं करोगे, आप अपनी जिंदगी को सेट नहीं कर पाओगे। अब देखो, जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, लेट जाएंगे, रात को 12-1 बजे आएंगे, सुबह उठेंगे लेट, उनका कोई रूटीन सिस्टम नहीं सेट है।
पर जब तक आप अपने अंदर जो आपका रूटीन है ऑफिस का, अगर आप उसको भी इस्तेमाल करके अगर आप अपना टाइमिंग सेट करो, ऑफिस टाइमिंग समेट करके बीच में, आप देखोगे कि आपको हर चीज के लिए वक्त निकल सकता है, चाहे वो एक्सरसाइज के लिए, चाहे रेस्ट के लिए, चाहे परिवार के लिए, वो सब आप सेट कर सकते हो अगर आप अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन। सर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप 1979 में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में कमीशन हुए थे, और आर्टिलरी को लेकर कहा जाता है कि इट्स अ गॉड ऑफ वॉर। और सर, जो बोफोर्स है उसने 1999 के कारगिल वॉर में जो इंपॉर्टेंस निभाई थी, आई थिंक उस बात से हर कोई अच्छी तरीके से वाकिफ होगा। और सर, ये भी कह सकते हैं कि 1979 में कमीशन होने के बाद जो 1999 का कारगिल वॉर था, वो आपके सर्विस के दौरान जो आपने फेस किया होगा सबसे मेजर वॉर था। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जब ये कारगिल वॉर की सिचुएशन बन रही थी, जब ये बिल्डअप हो रहा था और इस तरह की संभावनाएं दिख रही थी कि अब इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता है, तो सर उस समय आपके क्या इमोशंस थे, आपकी क्या मेंटल अप्रोच थी, और आप उस टाइम पे किस जगह पर पोस्टेड थे? उस समय मैं राजस्थान में था, पंजाब में था, और हमारा डिप्लॉयमेंट पंजाब राजस्थान बॉर्डर के पास था। तो जैसे कारगिल वॉर शुरू होना था उससे पहले ही हम लोग अपनी अपनी जगह पे पहुंच गए थे, क्योंकि उस समय उम्मीद थी कि हो सकता है कि एक्सपैंड हो जाएगा और ऑल आउट फ्रंट वॉर हो जाएगा। उस समय पूरी तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ डिफेंसेस, एमिनेशन की तैयारी, गन्स की तैयारी, क्रू का ट्रेनिंग, क्रू को सेट करना, उस समय मैं यूनिट कमांड कर रहा था। तो ये सब जिम्मेवारियां थी, और ये था इरादा कि अगर कुछ होगा तो हम लोगों को वांटिंग कोई ढूंढेगा नहीं। उनको पता है कि हम लोग तैयार हैं और हर कदम के लिए जिस तरीके से ऑपरेट करना है उसके लिए रेडी है। जितना कोऑर्डिनेशन चाहिए था, जितने टारगेट्स के चाहिए थे, इनपुट्स, सारा कुछ एक साथ तैयार करके प्रिपरेशन ये था कि अगर कल कहीं मामला बिगड़ेगा और एक्सपैंड होगा कॉन्फ्लिक्ट, तो हम रेडी हैं अपनी तरफ से हर जगह। ये हम लोगों का रोल था और हम लोगों ने इस रोल को पूरा किया। राइट। तो सर, जैसे आप रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में एक यूनिट को कमांड कर चुके हैं, और जैसे कि एक कोट है, कहते भी हैं कि जो आर्टिलरी है उसको गॉड ऑफ वॉर की तरह देखा जाता है। तो सर आपके ऐसा सर एक कोट है, ऐसा हमने पढ़ा था, बहुत पॉपुलर है कोट आर्टिलरी को लेकर स्पेशली। और एक स्पेशल कोट ये भी है कि डोंट मेस विद अ पर्सन हु कैन डिस्ट्रॉय यू फ्रॉम अ डिफरेंट जिप कोड। इस टाइप के सर काफ़ी कोट आर्टिलरी को लेकर प्रचलित है हमारे वहाँ। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आर्टिलरी की इम्पोर्टेंस आपसे, आप एक बहुत अच्छे तरीके से हम सभी को बता सकते हैं कि आर्टिलरी की क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी देश की डिफेंस में, कह सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंस जो आर्टिलरी का है वो है क्वांटिटी ऑफ टीएनटी जो वो टारगेट एंड पे मिलाता है, एक्यूरेसी ऑफ गन्स, जिस एक्यूरेसी से गन्स फायर करते हैं। अगर आपको कारगिल के टाइम पे जो बात, जो जिन्होंने, जो वहां पे थे इन्फेंट्री जो असॉल्ट कर रही थी, कह रही थी जब तक हम ऑब्जेक्टिव के 100 गज के अंदर नहीं पहुंचे हमने आर्टिलरी फायर मांगा, क्योंकि ये थी एक्यूरेसी ऑफ आर्टिलरी। और जब टीएनटी का शेल गिरता है, जितना बड़ा वो शेल हो, जितनी ज्यादा टीएनटी हो, उतना उसका डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी है। डिस्ट्रक्शन ऑन ग्राउंड, डिस्ट्रक्शन ह्यूमन बीइंग के मोरल के ऊपर, डिस्ट्रक्शन उसके डिफेंसेस के ऊपर, उसके पीछे जो रिजर्व्स पड़े हैं, उसके स्टॉक्स पड़े हैं, जितना ये डैमेज कर सकता है पॉसिबली और कुछ नहीं कर सकता। एयर डिस्टेंस से फायर करेगा, उसके बाद निकल जाएगा, पर जब तक इन्फेंट्री ऑब्जेक्टिव के पास नहीं आता तब तक आर्टिलरी फायर उसको सपोर्ट देता है। और जब तक आर्टिलरी फायर आएगा, जो भी डिफेंसेस में है उसका सिर नीचे होगा अपने आप की जान बचाने के लिए, वो वापस फायर नहीं कर पाएगा। तो ये जो सपोर्ट आर्टिलरी देती है असॉल्टिंग फोर्सेस को, चाहे इन्फेंट्री हो माउंटेन्स में, चाहे आर्मर हो प्लेन्स में, ये एक मेजर बैटल विनिंग फैक्टर है। और जितनी स्ट्रांग आर्टिलरी है, जितना पावरफुल आपके पास वेपन सिस्टम्स है, उतना आप टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हो और अपने कैजुअलिटीज बचा सकते हो। तो ये जो है, ये आर्टिलरी एक मेजर बैटल विनिंग फैक्टर है। और जैसे नेपोलियन ने भी किया, कहा था कि गॉड इज ऑन द साइड ऑफ द बेस्ट आर्टिलरी। तो जितनी स्ट्रांग आर्टिलरी होगी उतना आपको सपोर्ट मिलेगा लड़ाई के दौरान। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगी, आर्टिलरी रियल मायनों में गॉड ऑफ वॉर है, राइट सर? कोई शक नहीं, कोई शक नहीं।
सर हमने आपके बारे में पढ़ा था, आपने मोजाम्बिक में आप यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस का हिस्सा रह चुके हैं। तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि ये आपके जो इस ऑपरेशन में आपकी किस तरीके से शुरुआत हुई, मोजाम्बिक आप जब करने गए और आपका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? मोजाम्बिक मैं गया था इंडिया से। जब मैं गया था 93 में, मोजाम्बिक में उस समय सिविल वॉर चल रहा था। वो तकरीबन खत्म हो रहा था, और हमारी जिम्मेवारी थी कि रिमोट एरियाज में कैंप्स एस्टैब्लिश करें, जहां पे मिलिटेंट्स आएंगे, अपने वेपन सरेंडर करेंगे, और उनका देखभाल वहां किया जाएगा जब तक पूरा पीस एस्टैब्लिश नहीं होता। जो वहां के मिलिटेंट्स थे, वो ज्यादातर काफी ड्रग्स पे थे, जंगल में रहते थे, कोई नॉर्मल खाने पीने का सिस्टम था नहीं, वाइल्ड एनिमल्स को मार के जो मिलता था खा लेते थे। डिसिप्लिन जीरो था, छोटे से बहाने के ऊपर गन्स फायर करना, किसी को मार देना, ये उनका तकरीबन डेली रूटीन था। तो एक कैंप हमें एस्टैब्लिश करना पड़ा, एक टाउन है टेप, उसके आगे जाके। वो इलाका माइंड था, किसी को पता नहीं था कि माइंस कहाँ है कहाँ नहीं है। हेलीकॉप्टर्स में हमको उतारा गया, यहाँ तक कि यूएन की जो व्हीकल्स हमको ऑथराइज की गई वो भी हेलीकॉप्टर से आई। जो पहले चंद मिलिटेंट्स आए उनके थ्रू हम लोगों ने रास्ता नोट किया कि कौन सा रास्ता है शहर के लिए, क्योंकि फूड की कॉन्वॉयज आना था, उनका राशन आने थे, हमारे स्टोर्स आने थे, सारा कुछ आना था। तो पहले तो माइन इलाके को अलग करा के, रास्ता मार्क करके, धीरे धीरे करके माइन का इलाका क्लियर करा के हम लोगों ने ये एस्टेब्लिश किया। फिर चंद दिनों के लिए मैं बाहर गया, वापस आया हेलीकॉप्टर से, और जैसे उतरा उधर देखा कि उस कैंप में एक रिवोल्ट चल रहा है। जो मिलिटेंट्स थे वो हथियार लेके तकरीबन कैंप के चारों तरफ खड़े होकर चिल्ला रहे थे, और जो उधर ऑब्जर्वर्स थे, किसी के पास कोई वेपन्स नहीं होते ऑब्जर्वर्स के पास, आप अनार्म्ड हो। वो टेंट के अंदर थे, घबरा रहे थे और कोशिश कर रहे थे उनसे बात करने के लिए। उतर के जैसे टेंट में गया, पता लगा कि ये सिचुएशन है, अब किसी को कंट्रोल में लेना था। मेरा पहले ही एक्सपीरियंस हो चुका था राइट कंट्रोल करने में नॉर्थ ईस्ट में, 79 में जब मैं गया था, 79, 80, 81 में जब मैं था, उस समय असम एजुकेशन शुरू हुआ था। तो मैंने पहला काम किया, एक इंटरप्रेटर पकड़ा, हाथ से पकड़ के उसको अपने साथ खींच के बाहर ले गया, और मिलिटेंट्स के सामने बैठ के इंटरप्रेटर के थ्रू, वो पोर्चुगीज बोलते थे उस समय, मेरे को पोर्चुगीज आती ही नहीं थी, थोड़ी बहुत बातें सीखी। उनके लीडर को बुलाया, बिठाया, 2 घंटे बातचीत करी, धीरे धीरे करके आवाजें कम हुई, सिचुएशन कंट्रोल में हो गया। उनको समझाया कि क्या है क्या नहीं है, पूरा कैंप को कंट्रोल में लाए। उसके बाद से मुझे पता लग गया कि कारण ये था कि इनके पास कुछ काम नहीं था, 24 घंटे अपने अंदर ही बिजी, अपने अंदर ही बातचीत कर करके मामला बिगाड़ रहे थे। उसके बाद मैंने इनकी रूटीन शुरू करी, जैसे आर्मी यूनिट है वैसे सुबह पीटी शुरू कर दिया, क्लासेस शुरू करी, थोड़ा ड्रिल शुरू किया। उनको उनके खुद अपने गार्डन बनवाए, उनके बगीचे बनाए, उनके वहां पे पौधे लगवाए, सारा कुछ शुरू किया। उनका दिन ऐसा कर दिया कि शाम तक वो थक टूट के सो जाए, और शाम को 2-3 घंटा गेम्स, कॉम्पिटिशन्स, अलग टीम्स बनाना, ये सब कर करा के जब मैं अगले 6 महीने बाद वहां से निकला, तो यही जो लोग जो पहले दिन रिवोल्ट कर रहे थे, अपने आप खड़े होके उन्हें एक छोटी सी परेड करी मेरे को शुक्रिया बोलने के लिए, क्योंकि उन लोगों की पूरी जिंदगी बदल दी थी इस समय। उनके अंदर एक सेंस ऑफ जिम्मेवारी, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ये सारा कुछ जो क्रिएट किया था, उनको ये समझाया था कि आप मोजाम्बिक के रहने वाले हो, अगला का फ्यूचर आप लोगों के हाथ में है, किस प्रकार से बदल सकते हो। थोड़ा बहुत एजुकेशन क्लासेस, जो अनपढ़ थे उनको थोड़ा आइडिया आ गया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ये जो इंटरेस्ट और ये जो चेंज लाया, और ये चेंज जब मैं निकल रहा था, जब इन्होंने मुझे वापस दिया एक छोटी सी परेड करके, ये मेरे ख्याल हमेशा जिंदगी में रहेगा कि कुछ अचीव किया है वहां जा। इट्स वेरी इंस्पायरिंग सर, सच बताऊं तो इस तरह की स्टोरी सर बहुत ही कम सुनने को मिलती है, तो बहुत ही कम सामने आ पाती है। बट ये हमारे लिए अच्छी बात है कि आप इस इंटरव्यू के लिए एग्री हुए, हमें इस चीज़ का मालूम पड़ा।
सर मेरा आपने हम जब आपकी स्टडी कर रहे थे तो हमने मालूम पड़ा कि आप भारत के फर्स्ट ऑफिसर हैं जिन्होंने टोरंटो में स्थित कैनेडियन डिफेंस कॉलेज में नेशनल डिफेंस स्टडीज कोर्स को अटेंड किया है। सर जब आप इस कोर्स को अटेंड करने गए तो वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के पार्टिसिपेंट्स भी होंगे, सपोज अलग अलग कंट्रीज से भी आते होंगे, तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा? और सर स्पेशली चाइना, क्योंकि सर अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट मैं आई थी उस चाइना। सर रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी कि चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, टोरंटो के इसी कैनेडियन डिफेंस कॉलेज में उन्होंने कुछ ट्रेनिंग ज्वाइंट ट्रेनिंग करी है। उसमें कुछ विंटर वॉरफेयर की ट्रेनिंग भी है। द वीक की तरफ से रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। तो सर इस पर इसलिए जाना था, जब आप कोर्स करने गए तो आपके साथ उस समय और कंट्रीज के कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे? जो ये आप रिपोर्ट पढ़ रहे हो वीक में, वो कैनेडियन फोर्सेस कॉलेज में ट्रेनिंग के लिए नहीं थी। ओके। उनको कैनेडियन फोर्सेस के कोई बेस के अंदर विंटर वॉरफेयर की ट्रेनिंग देनी थी, जो उनके प्राइम मिनिस्टर ने माना था, पर उनके फोर्सेस ने टर्न डाउन कर दिया जब चाइना ने 2 कैनेडियन सिटीजन्स को अरेस्ट किया। मेरे साथ कोर्स में हम लोग 17 थे। 17 में से 12 कैनेडियंस थे, 5 बाहर के थे। मैं था, एक अमेरिकन था, एक ब्रुनाई का था, एक यूएई का था और एक हंगरी के थे। तो हम 5 थे फॉरेन सिटीजन्स। और ये कोर्स का एक्सपीरियंस ये था कि बेसिकली मुझे ये लगा कि उसमें सीखा मैंने काफ़ी है और उन लोगों ने मेरे से बहुत सीखा। जो कैनेडियन एम्बेसडर टू अफगानिस्तान था, वो आया था बात करने के लिए कैनेडियन फोर्सेस वहाँ कॉलेज में। और उसने उस समय अफगानिस्तान वॉर, ये थी 2006 की बात। तो 2001 में वो न्यूयॉर्क के अंदर टेररिस्ट स्ट्राइक के बाद नेटो अंदर थी अफगानिस्तान में और कैनेडियन फोर्सेस की भी एक ब्रिगेड थी। तो जब उसने पूरा समझाया तो लोग सब चुप रहे, सबने समझ लिया। तो मैं जब खड़े होके 2-3 सवाल पूछे उसको, उसने मुझे पूछा कि आप कैनेडियन हो? मैंने बोला नहीं, मैं इंडिया से हूँ। हम लोग सब सिविल ड्रेस में सूट्स में होते थे जब ऐसे लेक्चर्स होते थे। उसने पूछा क्योंकि जो सवाल आपने पूछा है कोई कैनेडियन को ना पता है ना समझ है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ वही पूछ सकता है जिसको क्लियरली पता है कि अफगान, पाकिस्तान और साउथ एशिया में क्या कॉन्टैक्ट की क्या सिचुएशन है और क्या एनालिसिस है। तो तब उसने जवाब दिया और तब लोगों को पता लगा शुरू में ही कि इनकी नॉलेज खास तौर पे इन मामलों में बहुत बड़ी है। दूसरा एक इंसिडेंट और आपको बताना चाहता हूँ कनाडा का। 2 इंसिडेंट्स बताना चाहता हूँ। मैं पहुंचा था 1 जनवरी को। 26 जनवरी इंडियन काउंसिल जो है टोरंटो में, वहाँ पे 26 जनवरी है तो फ्लैग होइस्टिंग होनी है। तो उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया था यूनिफॉर्म में आने के लिए। जो उनका फोटोग्राफर था और जो इंडियंस उधर प्रेजेंट थे, हर यही चाहता था कि मुझे फोटोग्राफ इन्हीं के साथ खींचनी है, क्योंकि मैं अकेला था जो यूनिफॉर्म में था। और जहां पर भी मैं था वहीं पे जनरली फोटोग्राफ्स हो रही थी, क्योंकि लोगों को पहली बार पता लगा कि एक सीनियर इंडियन आर्मी ऑफिसर यहाँ कनाडा में प्रेजेंट है कोर्स के लिए। दूसरी इंसिडेंट है कि मुझे किसी के घर जाना था, एक प्रोफेसर के घर। वो टोरंटो से तकरीबन 2-2.5 घंटे दूर था। और मेरे को वो स्टेशन के नाम पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, तो मैं गल्फ रेलवे स्टेशन पे उतरा उनकी लोकल ट्रेन से। टैक्सी ले ली। टैक्सी जो चला रहा था वो जलंधर का रहने वाला था। तो मैंने बोला इधर जाना है। उसने जगह अपनी चेक करी, कह रहा मैंने तो ये नाम नहीं सुना। तो फिर उसने बोला सर 2 मिनट ठहरो। उसने मीटर बंद किया, अपने एक दोस्त को कांटेक्ट किया, चेक करवाया जगह कहाँ है। कह रहे सर ये जगह तो यहाँ से काफी दूर है, पर आप इंडियन आर्मी के हो, कनाडा में आए हो, मेरे भी रिश्तेदार हैं जलंधर से जो आर्मी में है। जो मेरा घर है वो वहां से तकरीबन 20 मिनट का रास्ता है। मेरे घर तक तो कोई चार्ज नहीं है क्योंकि मुझे घर जाना है। तो सिर्फ घर से जो वहां तक का है वही मैं चार्ज करूंगा, इसलिए क्योंकि आप आर्मी से हो। तो ये जो फीलिंग आती है, चाहे इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो, हमारे इंडियंस हैं, ये मेरे ख्याल आर्मी के कारण ही आती है, नहीं तो और कोई कारण। बिल्कुल सही कहा सर ने। सर टेक्नोलॉजी की मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। जब आप 1979 में कमीशन हुए थे सर, उस समय टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस नहीं थी, बट जैसे टाइम बढ़ता गया टेक्नोलॉजीज एडवांस होती गई और अभी भी हो रही है।
तो सर आपको क्या लगा, आपके हिसाब से अभी तक कितना चेंजेस आ चुके हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में, स्पेशली टेक्नोलॉजी के मामले में सर, और अभी भी किस चीज़ की ज़रूरत है? तो टेक्नोलॉजी रेगुलरली चेंज हो रही है। अभी जो हम देख रहे हैं, खास तौर पे आर्टिलरी में जो मैं देख रहा हूँ, जो उस समय था और अभी साथ जमीन आसमान का फर्क है। उस समय हम लोग करीब 10 मिनट लेते थे या 5 मिनट, 5 7 10 मिनट लेते थे राउंड्स को टारगेट पे लाने के लिए। अब आपको कुछ नहीं करना। इतनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, इतने इनपुट्स हैं, इतने वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली कैटर करता है कि आपने राउंड फायर किया नहीं, आपको पता है आंख बंद करके कि वो टारगेट पे गिरेगा। तो ये जो चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी है, इससे जो जो भी सर्विस है जिसके अंदर ये सब टेक्नोलॉजियां जो आ रही हैं, इससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट, उनका इफेक्टिवनेस, उनकी कैपेबिलिटी में बहुत जमीन आसमान का फर्क आ रहा है। अभी जो हमें चाहिए, जिसके ऊपर रिसर्च काफी चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन वॉरफेयर, इन चीजों की अभी टेक्नोलॉजी में इंडिया के अंदर अभी तक कमी है। दुनिया में डेवलपमेंट चल रहा है, इसे हमें अभी कैचअप करना है। कोशिश हो रही है, हो सकता है अगले 2-3 साल में ये भी कैचअप हो जाए। सर डीआरडीओ की एटीएजीएस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? रिसेंटली अभी उसके रिपोर्ट आए थे कि इंडक्शन ट्रायल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और नेक्स्ट ईयर तक इंडक्ट होने की भी पॉसिबिलिटीज बताई गई हैं। सर एटीएजीएस को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? देखो, डीआरडीओ ने क्लेम किया है कि दिस इज द बेस्ट गन। वो डीआरडीओ का क्लेम है। हमेशा याद रखना, जो भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वो कभी नहीं बोलेगी कि हमारा प्रोडक्ट कहीं किसी और से कम है। बिल्कुल सर। दूसरी बात, ट्रायल्स अब शुरू होने हैं। जनवरी फरवरी में विंटर ट्रायल्स होंगे, उसके बाद समर ट्रायल्स होंगे, उसके बाद टेक्निकल ट्रायल्स होंगे। ट्रायल्स टाइम लेते हैं। ट्रायल्स इसलिए जरूरी है कि जो भी नुक्स है इसी समय दूर किया जाए। नुक्स दूर हो जाएगा अब तो प्रोडक्शन में फिर कोई डिले नहीं होगा। अगर नुक्स अभी दूर नहीं होते तो प्रोडक्शन डिले हो सकता है। अभी आर्मी ने कोई कमेंट नहीं किया, क्योंकि आर्मी कमेंट करेगा ट्रायल्स के बाद। जब तक ट्रायल्स नहीं होते, मेरे ख्याल कोई कमेंट करना कि इक्विपमेंट कितना अच्छा है या क्या काबिलियत है, वो कुछ ज्यादा ही जल्दी है। लेट्स वेट। हो सकता है बाय मिडिल ऑफ द ईयर एक बार समर ट्रायल्स हो जाए और इक्विपमेंट फंक्शन करे समर के कंडीशंस में, तब जाके फिर कमेंट कर सकेंगे कि इक्विपमेंट कितना अच्छा है और क्या इसकी काबिलियत राइट सर। सर आपके सर्विस के दौरान कोई स्पेशल पर्सन जिनसे आपने मुलाकात की हो और जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा तुरंत में आपके माइंड में उस पर्सन की एक इमेज आई हो, ऐसे कोई पर्सन? है। मेरा फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर आजकल चेन्नई में सेटल्ड है। जो उसने मेरे को सिखाया पहले दिन जब मैं सर्विस ज्वाइन किया, वो मैं आज तक नहीं भूल सकता हूँ। उसने एक सेंटेंस मेरे को बताया, कि उसका पहला सेंटेंस था, ये बोला था कि अगर जवान आपको साहब बुला सकता है तो कम से कम आप उसको आप बुला सकते हो। तुम का इस्तेमाल कभी नहीं करो। तो दूसरी बात उन्होंने बताई कि कोई भी हो उसकी बात सुनो। कुछ पता नहीं, एडवाइस जो सही एडवाइस आएगा वो एक बहुत जूनियर जवान से भी आ सकता है। और ये सही निकला। जब मुझे एक ऑपरेशन लॉन्च करना था सीआई में, टेररिस्ट ऊपर थे, नीचे से जाना था। जो मैंने रूट चुना, एक जवान ने आके बोला, सर मुझे लगता है ये रूट गलत है। अगर हम इस रूट से जाएंगे वो हमें ब्लॉक कर सकता है, हम थोड़ा घूम के निकले। और वो एकदम सही था। अगर उस रूट पे जाता तो हो सकता कि हमारे कुछ लॉसेस हों, पर जो उसने बताया उस रूट को लिया और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ बिना कोई कैजुअलिटीज हमारी तरफ से। तो ये जो इसके अलावा भी उन्होंने 2-3 चीजें और बताई है, पर जो भी मैं उनसे सीखा हूँ पहले दिन, वो आज तक मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। और मेरे ख्याल उनके लेसन्स हमेशा मेरे पास रहे। बिल्कुल सर। सर आपकी कोई ऐसी रैंक जो आपकी रैंक जो आपने अर्न करी और आपको सबसे ज़्यादा प्राउड है उस रैंक पे, और ऐसा क्यों? कर्नल बनने का, क्योंकि मेरे को उस समय अपने यूनिट का कमांड मिला। जिस यूनिट को मैंने पहले दिन रेजिंग पे ज्वाइन किया था 81 में, हम लोग पहले दिन पहुंचे थे, ना उधर कुर्सी थी, ना टेबल था, ना कुछ।
जमीन के ऊपर बैठते थे कि कुछ नहीं था। हम लोगों ने अपने आप पैसे कंट्रीब्यूट करके बर्तन खरीदे, मेस के लिए प्लेटें खरीदी, उस समय चूल्हा खरीदा क्योंकि गैस थी नहीं। वो यूनिट जो मैंने अपने हाथों से देखी खड़े होते हुए फलते हुए, उसको कर्नल बन के जब मैंने कमांड किया तो मेरे ख्याल उससे ज्यादा खुशी जिंदगी में। सर आपकी मिलिट्री सर्विस के दौरान कोई ऐसा फनी इंसिडेंट जो आपको लगता है कि केवल मिलिट्री में ही हो सकता है, सिविलियंस में नहीं हो सकता सर, मिलिट्री लाइफ में ऐसा आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऐसा कोई इंसिडेंट आपका फनी कह सकते हैं इन सेंस? फनी इंसिडेंट मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि इंसिडेंट्स अभी एकदम से आपने पूछ लिया तो दिमाग में आने में भी थोड़ा टाइम लगता है। चलो थोड़ी आगे मैं कर लूंगा, आगे सवाल बिल्कुल में सर, मैं कोई इसको कोई इशू नहीं सर, पूछूंगा। कोई इशू नहीं। सर आपकी सोल्जर लाइफ की कोई ऐसी मेमोरी जो आपको हर मोमेंट पे याद रहेगी, जो आपकी मान लीजिए कोई लास्ट मोमेंट होती है हर इंसान की, उसमें भी आपको फ्लैश करेगी, वो ऐसी कोई मेमोरी? जिस दिन यूनिफॉर्म छोड़ना पड़ा 31 मार्च 2015, आखिरी दिन जब मैंने यूनिफॉर्म पहना, वो जो मेमोरी है जब लोगों ने मुझे फेयरवेल दिया, सी ऑफ किया, और जब छोड़ा और उनकी आंखों में जो आंसू देखे, मेरे ख्याल वो एक मेमोरी है। और दूसरी है जब मैंने यूनिट का कमांड छोड़ा, उस समय मेरे आंखों के आंसू भरे हुए थे, क्योंकि मुझे पता था कि 3.5 साल जिस यूनिट को कमांड किया, मुझे पता था कि मेरी जान वहां पे कितनी है, कि हर इंसान, हर आदमी का नाम, परिवार, सारा कुछ मैं जानता था। 3.5 साल उनके साथ रहा हूं, उसमें से 2 साल वलोंग में काटे और नॉर्थ ईस्ट में। तो वो जब उनको छोड़ना पड़ा आगे जाने के लिए, तो वो जो मेमोरी है वो कभी नहीं निकलेगी दिमाग से। और सर शायद इसलिए कहा जाता है कि अच्छा, हाँ कमांडिंग हाँ, ऑफ। अब आप पूछ रहे थे कोई मजाक वाला इंसिडेंट जो जो कभी नहीं भूलूंगा। यस, जी सर। शादी हुई, बीकानेर पहुंचे, होली का दिन था, और यूनिट वालों ने कोशिश करी थी कि हम एक ऊंट ले आए इस रेलवे स्टेशन पे हम दोनों को ले जाने के लिए। ऊंट। ओके। ऊंट, तो वो ऊंट उनको मिला नहीं, टांगा लाए। टांगा मेरे को दिया चलाने के लिए, वाइफ को पीछे बैठाया, और आगे गाड़ी के जितने हॉर्न और वो मोटरसाइकिल जो आगे चल रहे थे आवाज करके, और टांगे के पीछे जो बांधा था, बच गए कि वो टांगा पलटा नहीं और दोनों गिरे नहीं, पर तकरीबन वही होने वाला था। बच बच के पहुंच गए, और उन्होंने फिर कहा कि हम लोग सब शादी पे नहीं आ पाए तो हम लोग दूसरी शादी करेंगे। इनको राजस्थानी घाघरा पहनाया, मेरे को भी राजस्थानी कपड़े पहनाए। होली के दिन होली खेलने के बाद अब सोच लो क्या हालत होती है इंसान की। हम्म। और स्टोव के चक्कर कटाए, उल्टे सीधे, दाहिने बाएं, पता नहीं क्या नहीं कराया। 1 घंटा उन्होंने वहां शादी करी, फिर जाके क्लियर किया। तो वो जो मेमोरी थी, यूनिट के सारे ऑफिसर्स एक साथ, और जो तालमेल था हम 27 के बीच में, वो जो मेमोरी है, और जो उस समय हंस हंस के सब घूम रहे थे, अभी भी उसकी फोटोग्राफ्स देखता हूँ तो हंसी आती है। और वो एक समय। बिल्कुल सर। वाकई में, ये वाकई में सर याद रखने लायक एक मोमेंट है आपकी लाइफ का, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर वैसे तो इंडियन आर्मी को हम किसी नॉर्मल जॉब से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, बिकॉज सर इंडियन आर्मी इज नॉट अ जॉब, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। यहाँ हमको ग्रो मिलती है, लाइफ के जीने का तरीका सिखाया जाता है इंडियन आर्मी में। बट सर एक फिर भी एक फाइनेंशियल फैक्टर होता है सर, जिसको हम पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते सर। तो सर मैं ये एक पूछना चाह रहा हूँ कि इंडियन आर्मी जो ज्वाइन करते हैं, एक फाइनेंशियली स्टेबल रहने में कितनी हेल्पफुल करती है, हेल्पफुल आपकी मदद करती है? फाइनेंशियली आप स्टेबल रह सकते हो जब तक आप सर्विस में हो, अगर आप अपने आप का खर्चा, बेसिकली अपनी जिंदगी अगर थोड़ा कंट्रोल में रखो, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में। और अगर आप ध्यान से सेव करोगे और करेक्ट तरीके से इन्वेस्ट करोगे और अपनी जिंदगी प्लान करोगे, तो आप अपना रिटायरमेंट का भी देख सकते हो। हम सब हैं जो जिनके पास और कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पर जैसे हम लोगों ने प्लानिंग करा, इन्वेस्टमेंट किया, सब कुछ किया, आप अपनी जिंदगी आगे ले जा सकते हो।
और बच्चों की पढ़ाई के लिए कहीं पे आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी अगर आपने ढंग से अपनी लाइफ प्लान करी है और ढंग से अपना खर्चा किया है, ओवर स्पेंडिंग नहीं करी, और लाइफ बहुत कंफर्टेबल है फाइनेंशियली अगर आप अपने आप के ऊपर बेसिक कंट्रोल। बिल्कुल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस दिया आपने जो सभी को अप्लाई करनी चाहिए अपनी लाइफ में। सर, हमने आपके बारे में पढ़ा है, आप लखनऊ बेस्ड थिंक टैंक स्ट्राइव के फाउंडर मेंबर हैं, राइट सर? और सर, मैं इसके थ्रू जानना चाह रहा हूँ कि इंडियन आर्मी के एक्सपीरियंस या कह सकते हैं कि लेसन आपको एक सिविलियन लाइफ में किस तरीके से मदद कर रहे हैं? बहुत मदद करती है। आपको एक इंसिडेंट बता दूं, 2011 में मुझे अपना घर बुक करना था, फ्लैट बुक करना था। मैं दो जगह देख रहा था, एक जगह जहाँ पे अभी रह रहा हूँ और एक और जगह। मैंने दूसरी जगह फाइनलाइज कर लिया, वहाँ उनके जो सैंपल फ्लैट देखा, सब कुछ देखा। मेरा बहुत क्लियर रूलिंग था कि मुझे 2014 में फ्लैट चाहिए, नवंबर में, कि मैं तैयारी कर लूँ। 2011 की बात नहीं कर रहा हूँ, 2013 की बात कर रहा हूँ कि 2015 में फ्लैट चाहिए मुझे, इसके अंदर शिफ्ट कर। तो ये पूरी बातचीत हो गई। रात को एक फोन आया, उसने बोला, सर जहाँ पे आप बैठे थे मैं बगल वाले टेबल में था, आपने मेरे को देखा नहीं, तो मैं सिर्फ आपकी बातें सुन रहा था, मैं भी उसी कंपनी में काम कर रहा हूं। और मैं आपको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप जो पैसा लगाओगे आपका हार्ड अर्न मनी है, और आपने बोला है कि ये फ्लैट आपको 2014 तक चाहिए। सर, अंडर नॉर्मल कंडीशंस आपको मिल जाता है, पर हमने जैसे डिगिंग शुरू करी, नीचे पानी निकला। वो पानी को संभालने में और फ्रेश कंस्ट्रक्शन करने में कम से कम 6-8 महीने एक्स्ट्रा लगेंगे। आप ये लोग दे के सोच लो कि आपको एंड 2015 में घर मिलेगा। सर, मैं उसी कंपनी में हूं, अगर आप लोगे हमारा फायदा है, पर क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी है, मैं आपको एडवाइस करूं कि इसमें मत लीजिए। ये थॉट बाहर से आना ही बताता है कि फौज की इज्जत जो है बाहर कितनी है। सिविल लाइफ के अंदर ये देखा हुआ है कि जहां पे आप जाओ लोग जानते हैं आप आर्मी से हो, क्योंकि आपका कैरी करने का तरीका, बात करने का तरीका, मेच्योरिटी लेवल में बहुत फर्क है। दूसरी बात, जैसे मैंने अपना डिसिप्लिन रूटीन रखा है, मेरे अपनी फैमिली जो यहाँ बेस्ड है वाइफ की तरफ से, उन सबको पता है कि मेरा रूटीन और मेरा सिस्टम क्या है, और उनको ये भी पता है कि मैं इसको चेंज नहीं करूँ। तो ये, और जो एक्सपीरियंस फौज के अंदर आया है, आजकल मैं यंगस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ, आजकल मैं लोगों के साथ बात शेयर करता हूँ, और जो जैसे आजकल इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंडो पाकिस्तान एटमॉस्फेयर है, उसका क्या मतलब है, कैसे सुलझाया जाएगा, क्या आगे है, ये डिस्कशंस में जब आप शेयर करो, खास तौर पे जैसे हमारा थिंक टैंक है, इसमें आजकल ज्यादातर रिटायर्ड फौजीज हैं, उससे लोगों को हम मतलब आइडिया देते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी क्या है, हमारा हिस्सा क्या है नेशनल सिक्योरिटी में, हम सिटीजन्स किस प्रकार पे नेशन के लिए काम कर सकते हैं और किस प्रकार नेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो मैं मदद दे रहा हूँ सिविल सोसाइटी में और लोगों के साथ सजेशंस करके या बातचीत करके कन्वे कर रहा हूँ, मुझे इसमें काफी खुशी मिल रही है कि मैं ये जो थॉट प्रोसेस है जो सिविल में नहीं है उसको शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। सर, हम आपके लखनऊ बेस्ड थिंक टैंक स्ट्राइव के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में ये किस तरीके से हेल्प कर रहा है? स्ट्राइव अभी नया बना है। हम लोग एक ग्रुप ऑफ रिटायर्ड प्रेजेंटली सर्विस वाले हैं। अभी हम धीरे धीरे करके बाकी वॉक्स ऑफ लाइफ से भी लोगों को अंदर लेंगे। इरादा है कि मैटर्स जो नेशन इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो नेशनलिज्म हो, चाहे पेट्रियाटिज्म हो, चाहे अंडरस्टैंडिंग नेशनल सिक्योरिटी हो, इन सब चीजों को हम आगे लेके लोगों को कैसे कन्वे करें, कैसे लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दें, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी हमने एक वेबिनार किया था 1971 वॉर के ऊपर,
जिसमें हमने जनरल वीके सिंह जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उनको बुलाया था, बाकी जो पार्टिसिपेट किए थे 71 वॉर में उनको बुलाया था। उसमें अटेंडेंस काफी अच्छा रहा है और ये एम था कि लोगों को कन्वे करें कि कैसे हुआ, क्या हुआ, आगे का क्या है, इसमें कितना हमें गेन्स आए, क्या हुआ, तो ये सब हम लोगों ने उसमें किया है। अब आगे हर महीने एक अभी इनिशियली हम वेबिनार करेंगे और जैसे कोविड के रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट होंगे तो स्टेट में सिटीज के अंदर ऐसे डिस्कशन जनरेट करवाएंगे जिससे कि अवेयरनेस बढ़ाए। कोशिश हमारी यही है और हो सकता है कि अभी चंद महीनों के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं लखनऊ लिट टेस्ट के साथ और आगे बढ़ते जाएंगे, ये अवेयरनेस लोगों को देंगे। वाकई में सर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सर आपने 2 बुक्स भी लिखी हैं, आपकी हमने वेबसाइट में चेक किया था, आपकी 2 बुक्स भी हैं। तो सर आप उस बुक्स के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि हाउ ये स्पेशल क्या है? बेसिकली मेरे आर्टिकल्स का कलेक्शन है। ओके। हर बुक तकरीबन 1 साल का पीरियड है। पिछले 1 साल में मैंने किताब निकाली नहीं, जो वॉल्यूम 4 है, अभी वॉल्यूम 1 2 3 निकली है। ये बेसिकली उस समय जो लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिनको बैकग्राउंड चाहिए नेशनल सिनेरियोज और ग्लोबल सिनेरियोज के लिए, ये किताब उस इरादे से मेरे सेलेक्ट आर्टिकल्स को लेके कंपाइल करके ये निकाली गई है। बेसिकली लोगों को नॉलेज और बैकग्राउंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने। राइट। सर थोड़ा सा हम आपके व्यूज़ जानना चाहेंगे हाइबर सिक्योरिटी के मामले में, हाइब्रिड वॉरफेयर के मामले में, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ चाइना। सर एज वी नो दैट हाइब्रिड वॉरफेयर में ऑलमोस्ट हमारे दोनों ही जो नाइबर्स हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं, तो इस पर आपके क्या ओपिनियन है? हाइब्रिड वॉरफेयर इज परमानेंट। इसका कोई टाइम नहीं है कि ये चल रहा है अभी या नहीं चल रहा है, ये परमानेंट है। जैसे साइबर अटैक्स हो गए, अब चाइना ने जो एक्शन लिया लद्दाख में, हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो रहा है, खासतौर पे कोविड के टाइम जब इकोनॉमी डाउन है, ये सब पार्ट ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर है। एकदम से डिफेंस बजट के ऊपर जोर दिया जा रहा है जिससे कि बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कम हो रहा है। तो ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, प्लस जो लो लेवल इंसर्जेंसी कश्मीर में खालिस्तान और कश्मीर मिलिटेंसी को लिंक करना, ये जो कॉन्सेप्ट है हाइब्रिड वॉरफेयर का, ये परमानेंट ऑनगोइंग रहेगा, ये बंद नहीं होने वाला। इसको काउंटर करने के लिए जो सरकार कर रही है धीरे धीरे, तो ये जो एक्शंस है इंक्लूडिंग जो अभी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एक्स्ट्रा एक्शन लेना, यही है जो उसको रोक सकता है। पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि हाइब्रिड वॉरफेयर एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ये कॉमन चलता रहेगा ग्लोबली, और हमारे खिलाफ तो हमेशा होता है। सर एक कॉमन पीपल इस चीज़ में कह सकते हैं कि हाइब्रिड वॉरफेयर में सर सिर्फ हमारे सोल्जर्स इंक्लूड नहीं है, ऑलमोस्ट हर कोई कॉमन पीपल इसमें इंक्लूड हो जाता है सर, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सभी के पास है आज के टाइम पे, और इंटरनेट, सोशल मीडिया स्पेशली, ऐसी चीज़ें जो जिसमें न्यूज़ वायरल होने में सर कोई टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट में। तो सर आप कॉमन पीपल के लिए इस डिफरेंस में क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि इस चीज़ को कैसे प्रिवेंट किया जाए? बेसिकली जो एप्स हैं जो चाइना से बने हुए हैं, जिसके अंदर, और या जो वो इक्विपमेंट है जिसके अंदर चाइना ने अपना डाला हुआ है, खासतौर पे मेक इन चाइना लैपटॉप्स है और मोबाइल्स है, इसका जब इस्तेमाल खरीदो तो थोड़ा ध्यान दे के खरीदना। और दूसरी बात, जो आपके पर्सनल डिटेल्स हैं, खासतौर पे जो आप अपने कंप्यूटर पे रखते हो या मोबाइल पे रखते हो, देख लीजिए कि आप वो ना रखो जिससे आपके पूरे जो आपकी अपनी सिक्योरिटी का सामान है, खासतौर पे बैंक पासवर्ड्स और अकाउंट डिटेल्स, वो ना हो जो कभी हैक होके, क्योंकि एक का हैक होगा तो उसके साथ लिंक होके बहुत कुछ और निकल जाता है। तो ये हम लोगों को खुद अपना प्रिकॉशन लेना है। दूसरी बात, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जो आप पढ़ते हो सोशल मीडिया पे खासतौर पे, जब तक आपको बिलीफ नहीं है कि ये सही है, उसको स्प्रेड मत कीजिए। अगर आप फेक न्यूज को स्प्रेड करोगे, आप फेक न्यूज को ट्रू बना दो, क्योंकि लोग बिलीव करने लगेंगे कि ये फेक नहीं है। जब तक आपको कंफर्म नहीं है, आप इसको आगे मत भेजिए।
और मत बिलीव कीजिए कि ये सही हो सकता है जब तक आपको कोई ना कोई जान पहचान वाला या जिसके ऊपर आपका भरोसा है कंफर्म ना करे कि ये सही है। क्योंकि फेक न्यूज और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक बहुत बड़ा टूल है हाइब्रिड वॉरफेयर। बिल्कुल सर। सर अंत में हम आपके एक आर्टिकल के बारे में बात करना चाहेंगे जो आपने रिसेंटली 22 दिसंबर को पोस्ट किया था रिगार्डिंग इंडिया चाइना हेडिंग टू वॉर्स करके, समझ उसका टाइटल था। तो उसके थोड़ा सा ब्रीफ में सर जानना चाहेंगे कि इस पर क्या है आपका ओपिनियन। ये है कि अभी विंटर्स है, खास तौर पे कुछ होगा नहीं। जैसे समझ आएगा चाइना की स्ट्रैटेजी चेंज होगी, एविडेंट हो जाएगी कि चाइना किस प्रकार देख रहा है। जो चाइना सोच रहा है कि अब क्या ऑप्शंस है चाइना के पास, वो हमें अभी कंसिडर करना चाहिए। उसके लिहाज से तैयारी होनी चाहिए उसको काउंटर करने के लिए। पहली बात तो वो है। दूसरा, चाइना का वेस्टर्न थिएटर कमांडर चेंज हुआ है, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस है। दूसरे को जाना था, उसकी 65 की एज आई है, पर जिसको अभी भेजा है उसने कभी इस इलाके में सर्विस नहीं करी है। क्या चाइना कुछ मैसेज देना चाह रहा है फ्लेक्सिबिलिटी का? क्या चाइना कुछ स्टैंड डाउन करना चाह रहा है, टेंशन रिड्यूस करना चाह रहा है? ये ऑप्शन सोच के प्लान करके हमें अपने आंसर्स और अपना सोल्यूशन हर ऑप्शन के लिए तैयार रखना चाहिए। ये समय है कि हम अपना तैयारी करें और समझ के लिए रेडी हो, क्योंकि उस समय कुछ ना कुछ नया होगा, या स्टैंड डाउन हो जाएगा या एस्केलेशन होगा, कुछ होगा समझ में। उसके लिए हमें अपने लिए तैयार करना। ओके सर, अंत में आप जो भी व्यूअर्स, जो भी डिफेंस एस्पिरेंट हमको देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैं यही बोलूंगा कि डिफेंस फोर्सेस एक कॉलिंग है। अगर आपके दिल में है डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना, प्रोफेशन नहीं, बट एज अ कॉलिंग और एज अ डिजायर टू सर्व द नेशन, तब ये करियर आपके लिए है। दूसरी बात, अब जो भी हो, ये याद रखो कि अगर आप जेन्युइन ट्रू इंडियन हो, then you must be an Indian worth dying for। जो खड़ा है बॉर्डर के ऊपर, वो उन्हीं के लिए खड़ा है जो देश में अंदर रह के उसको उसकी तरफ देख के ये कहते हैं कि ये हमारे लिए है और उसका परिवार हमारा है। उनके परिवार का देखभाल करना हमारी जिम्मेवारी है। हम अगर देशवासी जो अंदर है, हम अगर सर्विंग सोल्जर्स के परिवार और वेटरन्स का देखभाल करेंगे, तभी जो वो सर्विस कर रहे हैं बॉर्डर पे, उन्हें लगेगा कि ये देश हमारा है, ये हमारी देखभाल कर रहा है, हमारी जिम्मेवारी है इनकी देखभाल करना। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी है इसके रिगार्डिंग। सर आपने इसमें बात करी इंडियन आर्मी की, अभी मुझे रिसेंटली जो इंडियन आर्मी का नया कॉन्सेप्ट है टूर ऑफ ड्यूटी, जो अभी रिसेंटली प्रपोज किया गया है, सर इस पर आपका क्या ओपिनियन है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें कितना बेनिफिशियल होगा इन टर्म्स ऑफ इन फ्यूचर। क्योंकि सर अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उनमें कहा गया है कि 3 इयर्स के लिए सर्व कर सकते हैं इंडियन यूथ, जो इस टूर ऑफ ड्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है। और अभी रिसेंटली ये भी कहा गया था कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सर जो एक टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है, इस पर आपका क्या ओपिनियन है। टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट अभी तक प्लानिंग स्टेज में है, इसके पूरे इनपुट्स आए नहीं है। 3 साल सर्विस बोला है, 3 साल सर्विस ट्रेनिंग के बाद अगर करोगे तो तकरीबन 4 साल हो गया। शॉर्ट सर्विस 5 साल का है, पर इसके अंदर कमिटमेंट आगे का है नहीं। क्या ये बेनिफिट देगा वापस जाके सिविल साइड में? क्योंकि सर बेसिकली इसके अंदर अगर आप बोलो कि आपका एक्सपीरियंस है, पर प्रोफेशनली कितना एक्सपीरियंस होगा, कितना काउंट होगा आगे, ये सब अभी एनालिसिस चल रहा है। तो जब तक ये एनालिसिस होगा नहीं, पूरे इनपुट्स आएंगे नहीं। क्योंकि ये जो टूर ऑफ ड्यूटी आइडिया जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नरवणे को मिला था, ये उनके अक्रॉस द बोर्ड इंटरैक्शन से सिविल साइड से आया था। पर अगर सिविल साइड से ये आया है, कितना इफेक्टिव होगा, मेरे ख्याल अभी ये लोग सर्वे करेंगे। सर्वे करके तभी जाके ये थॉट आएगा कि ये इफेक्टिव होगा या नहीं। क्योंकि अगर आपने इसको सिलेक्ट कर लिया पर अगर लोग आए नहीं,
तो फिर ये एक और स्कीम होगी जो चली थी और फेल हो गई। तो मेरे ख्याल जब तक इसका पूरा इन लोग चेक नहीं करेंगे, जब तक इसका पूरा सर्वे नहीं करेंगे, मेरे ख्याल थोड़ी जल्दबाजी है बोलने के लिए कि कितना इफेक्टिव होगा। ओके सर। सर आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो ये देखेंगे एपिसोड, उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सर थैंक यू सर आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए, एंड थैंक यू सो वेरी मच अगेन सर हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू। जय हिंद।